Good morning, all of you. In today's lecture, we will discuss about the reactions of the quinoline. The quinoline is a combination of two ring part. One is the benzene ring part, other one is the pyridine ring part. Last lecture में आपने ध्यान दिया होगा, हमने pyridine की reactions को study किया था. तो मैं जो pyridine की reaction को पहले study हमने किस लिए किया, क्योंकि उनकी reaction को study करने के बाद quinoline के साथ comparison करना easy हो जाता है. तो ये सामने आपके क्विनोलिन की हमने स्ट्रक्चर ड्रा की, साथ के साथ हम कुछ कंपैरिजन भी बताते जाएंगे आपको pyridine के साथ क्विनोलिन का. लेकिन रीजनिंग टाइप जो क्वेश्चन थे उसमें हम आपको पहले से फुल एक्सप्लेनेशन दे चुके हैं. ऑल दो फिर भी हम आपको कुछ ना कुछ साथ के साथ बताते रहेंगे. आप नोट डाउन करते रहना, कंपेयर करते रहना अपने रजिस्टर के अंदर जो आपने पहले लिख रखा है उन चीजों के साथ. तो पहले नंबरिंग करते हैं. 1 2 नाइट्रोजन को नंबर 1 दिया, 2 3 4 ब्रिज कार्बन एटम को अब आपको नंबर 5 नहीं देना है. उसके बाद नेक्स्ट कार्बन पे जाएं, 5 6 7 8. अब ब्रिज कार्बन एटम को पहले टॉप वाले को देंगे 9, फिर उसके बाद 10. तो दैट इज द क्विनोलिन की हमने स्ट्रक्चर ड्रा की और इसके अंदर हमने ये नंबरिंग भी कर दी. अब हम इसमें देखेंगे रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी, जैसे pyridine के अंदर हमने देखा था. लेकिन आपने ध्यान दिया होगा जो pyridine है उसके अंदर तो एक ही रिंग था. एक ही रिंग था तो आपने ध्यान दिया होगा वहां पे हमने क्या कहा था pyridine के बारे में, कि जो pyridine है उसके अंदर जो नाइट्रोजन है वो अपने लोन पेयर डोनेट नहीं करता. pyridine ऑलरेडी एरोमेटिक था, तो यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट ही चलता था, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इस रिंग के ऊपर डिक्रीज हो जाती थी ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर ऑफ द नाइट्रोजन एटम. तो इस रिंग के ऊपर आपकी लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती थी, यहाँ पे लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो जाती थी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोफाइल इजिली अटैक नहीं करता था. इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन चलती बट विद डिफिकल्टी चलती थी, इजीली नहीं चलती. और दो रिएक्शन आपने देखी थी, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन, वो तो उसमें हुई नहीं थी. तो जो इजीली रिएक्शन चलती थी दैट इज द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन केस ऑफ द pyridine. लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें क्विनोलिन की, तो इन क्विनोलिन देयर आर टू पार्ट. वन इज द pyridine रिंग पार्ट, देखो ये राइट साइड में जो हमने लिख के दिखाया है. सेकंड इज द बेंजीन रिंग पार्ट. तो मींस यहाँ पे एक दूसरा रिंग भी आ गया, दैट इज द बेंजीन रिंग पार्ट व्हिच हैज नो नाइट्रोजन एटम. उसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट वाला कोई भी हेटेरो एटम नहीं है. तो इट मींस जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो आपके pyridine की बजाय यहाँ पे रिएक्शन होने के चांस ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक दूसरा रिंग भी है. जो रिंग कौन सा है? बेंजीन रिंग पार्ट. तो बेंजीन रिंग पार्ट में रिएक्शन कहाँ पे होगी? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. इसीलिए क्विनोलिन के अंदर जब भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन चलती है देन दैट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दैट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विल टेक्स प्लेस इन द बेंजीन पार्ट एंड नॉट इन द pyridine पार्ट ऑफ द क्विनोलिन. क्विनोलिन के pyridine पार्ट में नहीं चलेगी, क्योंकि वहां पे तो उसी टाइप से देखो ये कंपाउंड जो है क्विनोलिन, इट इज आल्सो एरोमेटिक विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ लोन पेयर. क्योंकि इसके पास आपको 5 पाई बॉन्ड दिख रहे हैं पूरे स्ट्रक्चर के अंदर. तो इट मींस 5 का मतलब 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स, साइक्लिक कंजुगेशन भी है ऑलरेडी. तो इट मींस ये ऑलरेडी एरोमेटिक है विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑफ द नाइट्रोजन एटम, लाइक इन केस ऑफ द pyridine के अंदर भी था. तो नाइट्रोजन के लोन पेयर इन्वॉल्व होंगे नहीं, तो नाइट्रोजन अपना यहाँ पे भी दिखाएगा. बोलो कौन सा इफेक्ट आपका? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट. तो वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट नाइट्रोजन अपना pyridine रिंग जो पार्ट है इसके ऊपर तो दिखा देगा, लेकिन वो कम असर रहेगा इसका बेंजीन रिंग पार्ट के ऊपर. इसलिए इलेक्ट्रोफाइल वहां पे करेगा अटैक जहां पे उसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा दिखाई दे. सो इन विच रिंग पार्ट द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल बी मोर? द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल बी मोर इन द बेंजीन रिंग पार्ट. लेकिन कहाँ, किस पोजिशन के ऊपर? तो ये हमने आपको ध्यान दिया होगा आपने कि मैकेनिज्म एंड द ओरिएंटेशन पार्ट वाला जो हमने लेक्चर दिया था उसमें आपको पहले ही हम समझा चुके हैं कि जो इलेक्ट्रोफाइल जो अटैक करेगा आपके या तो C5 पोजीशन के ऊपर करता है या C8 के ऊपर करता है. लेकिन C8 पे अटैक करने के चांस ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू द C5 इन केस ऑफ द क्विनोलिन एंड रिवर्स इन केस ऑफ द आइसोक्विनोलिन. आइसोक्विनोलिन में C5 पे अटैक करने के चांस ज्यादा होंगे इलेक्ट्रोफाइल के एज कंपेयर टू द C8. वो हमने डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के एक्सप्लेन आपको कर दिया था पहले ही. आप दोबारा से उस लेक्चर को एक बार रीड कर लें और फिर आप इस लेक्चर को फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं. और वैसे आप पहले से पढ़ के आए ही होंगे, उसको आपको पहले ही बता दिया गया था. तो अब हम डायरेक्ट अपने प्रोसीड करते हैं अपने रिएक्शंस की तरफ. तो जो हमारी रिएक्शन चलेंगी यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो वो कहाँ पे चलेगी? इधर एट द C5 पोजीशन और द C8, एंड मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी विल एट द C8 पोजीशन देन एट द C5 पोजीशन. ये आप जरूर ध्यान रखेंगे. और C6 C7 पे नहीं चलती, उसका भी रीजन हम पहले दे चुके हैं आपको.
तो अब आपके देखो C5 की तरफ हमने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को देखो शिफ्ट करते हुए दिखाया और इलेक्ट्रोफाइल को दे दिया हमें C5 के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो जाएगा। सिमिलरली C8 के ऊपर मोर चांसेस C8 पे दिखाने को हमने C5 पे दिखा दिया, लेकिन ज्यादा चांसेस होंगे C8 पे इन केस ऑफ क्विनोलिन। तो अब हमने देखो पहले नाइट्रेशन रिएक्शन करते हैं तो मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ पे मैंने पहले बता दिया मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनेगा, C5 पे भी अटैक होगा, C8 पे भी, दोनों प्रोडक्ट बनेंगे। देखो ये हमने सबसे पहले 5 पे अटैच किया तो 5 नाइट्रोक्विनोलिन, 8 पे भी अटैक होगा तो 8 नाइट्रोक्विनोलिन, लेकिन मेजर प्रोडक्ट विल बी द 8 नाइट्रो देन एज कंपेयर टू द 5 नाइट्रो। स्लाइट डिफरेंस रहेगा दोनों की अमाउंट के अंदर, दोनों की यील्ड के अंदर, वो आप रीजनिंग देख सकते हैं बड़ी आराम से। और रीजनिंग भी बड़ी सिंपल थी कि जब आप अटैक करते हुए दिखाते हैं इलेक्ट्रोफाइल का C5 के ऊपर तो डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। उसमें हमने ये देखा था कि कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसी हैं जिनमें आपका बेंजीन रिंग पार्ट के अंदर एरोमेटिसिटी मेंटेन रही। ऐसे ही फिर हमने देखा C8 के ऊपर अटैक करवा के कि कितने रिंग के अंदर एरोमेटिसिटी मेंटेन रही, तो उस बेसिस के ऊपर कंपैरिजन किया गया था। बड़ा सिंपल एक्सप्लेनेशन था, मैंने इन ब्रीफनेस आपको हिंट दे दी कि कैसे हमने एक्सप्लेनेशन दी थी। इसके बाद नेक्स्ट हम रिएक्शन देखते हैं, दैट इज द सल्फोनेशन रिएक्शन। सिमिलरली इन केस ऑफ द सल्फोनेशन रिएक्शन द इलेक्ट्रोफाइल विल अटैक एट बोथ द C5 एंड द C8 पोजीशन, वी गॉट अ मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट, मींस C5 भी बनेगा C8 भी बनेगा। तो ये C5 तो क्विनोलिन 5 सल्फोनिक एसिड, और 8 पे अटैक करेगा तो क्विनोलिन 8 सल्फोनिक एसिड विल बी द प्रोडक्ट। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ जाता है कि अगर हम इसमें ब्रोमिनेशन करें तो सिमिलरली द केस ऑफ द ब्रोमिनेशन means the electrophile will attack either at the C5 position, then we got the 5 bromoquinoline. If the electrophile will attack at the C8 position, then we got the 8 bromoquinoline. तो इस टाइप से डिफरेंट आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हेलोजिनेशन, जो आपकी चलती है क्विनोलिन के अंदर और बेंजीन रिंग पार्ट के अंदर चलती है। उसके बाद अदर रिएक्शन है, जैसे हमने पिरिडिन में भी देखा था, दीज रिएक्शन यानी डोंट टेक्स प्लेस इजीली, यानी पिरिडिन के अंदर तो होती ही नहीं। ऐसे यहाँ पे भी फ्रीडल क्राफ्ट और एसाइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन, दीज रिएक्शन विल नॉट टेक्स प्लेस इन केस ऑफ द क्विनोलिन। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा यहाँ पे आ जाता है कि ये तो हो गई हमारी पहली टाइप की रिएक्शन, दीज आर द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ द क्विनोलिन। नेक्स्ट रिएक्शन जो इजीली चलेंगी इसके अंदर वो कौन सी होंगी, दैट इज द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर हम नंबरिंग उसी टाइप से देखो हमने पहले कर दी है, आपको ध्यान होगा, देखो फिर से आपको याद दिला दें, थोड़ा हम कंपैरिजन देखो आपको करके दिखा रहे हैं कि जो पीरिडिन था आपका, देखो ऐसे पीरिडिन के अंदर आपने देखा था, एक तो जो नाइट्रोजन है इसके ऊपर हमने शो किया था, इसका इलेक्ट्रॉन विड्राइंग इफेक्ट है, -I इफेक्ट है। तो जिसकी वजह से जो नेक्स्ट कार्बन है, देखो C1 C2 ये 3 4 5 और 6 नाइट्रोजन को नंबर 1, उसके बाद C2 के ऊपर स्लाइड पॉजिटिव चार्ज आएगा, सिमिलरली स्लाइड पॉजिटिव चार्ज C6 के ऊपर आ जाएगा -I इफेक्ट के द्वारा। लेकिन साथ के साथ जो ये कंपाउंड है इसके अंदर बोलो क्या होगा, आपके जो दोनों इलेक्ट्रॉन है, देखो ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की तरफ C3 C4 के 2 और 3 के बीच जाने से जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनती है, जिसकी वजह से देखो जो पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। अगर हम सिंपल पहले एक स्ट्रक्चर बनाएं, देखो यानी हम शो करें कि पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आएगा, C2 के ऊपर, देखो इस टाइप से, देखो इस C2 के ऊपर हम कैसा चार्ज दिखा देंगे, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, देखो नाइट्रोजन हमने शो किया था। अगर फर्दर दिखाएंगे आप तो इलेक्ट्रॉन्स देखो यहाँ पे शिफ्ट, ये 1 2 3 एंड 4, 3 4 के पाई इलेक्ट्रॉन फर्दर हमने शिफ्ट किए, तो जिसकी वजह से अब जो पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा वो लोग कहाँ पे हो गया था, C4 पोजीशन के ऊपर, ये 1 ये 2 और 3 और 4। इसलिए न्यूक्लियोफाइल का हमने बताया था कि न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे अटैक करता है आपके पीरियड में, या तो C2 पोजीशन के ऊपर, या वो लोग कहाँ पे अटैक करेगा, एट द C4 पोजीशन के ऊपर। सिमिलरली जो क्विनोलिन है ये भी जब अपना -I इफेक्ट दिखाएगा, क्योंकि ऑलरेडी एरोमेटिक है, तो ये भी अपना -I इफेक्ट दिखाएगा, तो जिससे क्या होगा, जिसकी वजह से C2 पोजीशन के ऊपर क्या डेवलप हो जाएगा, बोलो स्लाइट पॉजिटिव चार्ज। तो इसलिए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा बोलो कहाँ पे, C2 पोजीशन पे। या इसी टाइप से अगर हम शो करें तो ये दोनों पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन देखो अगर हम दिखा दें नाइट्रोजन के पास, तो नाइट्रोजन C2 पोजीशन के ऊपर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, फर्दर दिखा देंगे तो C4 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। मींस जो न्यूक्लियोफाइल जो अटैक करेगा, जैसे पीरिडिन के ऊपर हमने समझाया, सिमिलरली इन केस ऑफ द क्विनोलिन आपके जो अटैक होगा न्यूक्लियोफाइल का, देखो कहाँ पे होगा, न्यूक्लियोफाइल, देखो ये हमने इलेक्ट्रॉन्स की देखो ये मूवमेंट हम शो करेंगे न्यूक्लियोफाइल के साथ, जैसे अभी हमने बताया भी आपको, देखो इलेक्ट्रॉन गेट शिफ्टेड टुवर्ड्स द नाइट्रोजन एटम, C2 विल एक्वायर द कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज नाउ हियर। और फर्दर अगर हम शिफ्टिंग दिखा दें C3 C4 की भी,
देखो ये तो हमने अटैक होते हुए दिखा दिया। अगर हम C3C4 की भी यहाँ पे दिखा देंगे, देखो ऐसे, तो C4 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक C4 के ऊपर भी हो जाएगा। तो मीन्स इस टाइप से आपको ये ध्यान रखना है कि pyridine के साथ कंपैरिजन करते हुए, जैसे pyridine के अंदर C2 और C4 पोजीशन थी, बोलो कौन सी पोजीशन थी, C2 और C4 पोजीशन, जहां पे आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करता था। लेकिन मोर चांसेस थे, मेजर जो प्रोडक्ट बना था वो क्या बना था आपका, जब C2 के ऊपर अटैक करता है, क्योंकि माइनस आई इफेक्ट का भी हमें असर देखने को मिलता है वहां पे, उस चीज को आप जरूर ध्यान रखेंगे। तो सिमिलरली इन केस ऑफ द quinoline, the nucleophile will attack at both C2 and the C4 position, but the more chances of the nucleophile to attack at the C2 position। इस चीज को आप जरूर ध्यान रखें। तो को हमने रिएक्शन की उसी टाइप से NaNH2 लिक्विड अमोनिया, और फिर हमारा देखो प्रोडक्ट क्या बना, 2-aminoquinoline। सिमिलरली हमारा बनेगा 4-aminoquinoline। दो हमारे प्रोडक्ट यहाँ पे बन जाते हैं। मेजर प्रोडक्ट 2-amino, इसलिए हमने 2-amino यहाँ पे लिख दिया। दूसरा प्रोडक्ट भी बनेगा लेकिन वो लेस अमाउंट के अंदर बनेगा, 4-aminoquinoline। नेक्स्ट रिएक्शन अगर हम देखें, देखो फिनाइल लिथियम के साथ रिएक्शन करें, ऐसे फिनाइल ग्रुप जो आपका लगेगा कहां पे लगेगा, देखो 2 पोजीशन के ऊपर, सो कॉल्ड एज द 2-phenylquinoline। ऐसे ही 4-phenylquinoline आपका ये नेक्स्ट प्रोडक्ट बन सकता है। तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो रिएक्शन है, इनके दौरान आप ये ध्यान रखेंगे। कंपेरिजन हमने किया किसके साथ, pyridine के साथ, क्योंकि इसके अंदर एक pyridine पार्ट था। आप इस चीज में पजल मत हो जाना, क्रैम नहीं करना आपको कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में तो बता दिया कि आपके जो pyridine पार्ट के अंदर रिएक्शन नहीं चलती, वो तो C5C8 के ऊपर रिएक्शन चलती थी। वो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन थी, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक किया था। इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे ज्यादा थे, वो ज्यादा थे किस पार्ट के अंदर, बेंजीन रिंग पार्ट के अंदर। अब यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, कहाँ पे अटैक करे, जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो। कम किस पार्ट में होगी, कम होगी आपके वो पार्ट जिसके अंदर नाइट्रोजन है, जहां पे नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट दिखा रहा है। तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेस मिलेगी वो pyridine पार्ट के अंदर मिलेगी, और pyridine पार्ट के अंदर ही न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। अगला क्वेश्चन आया कि pyridine पार्ट में भी कहां अटैक, तो जो न्यूक्लियोफाइल जो अटैक करेगा pyridine पार्ट में, अभी जैसे मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दी बाय कंपेयरिंग इट विद द pyridine के साथ ऊपर देखो कंपैरिजन करके दिखा रखा है। तो सिमिलरली हियर इन केस ऑफ द quinoline, the nucleophile will attack at the C2 position or the C4 position, but more chances will be at the C2 position due to the combined effect of the माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई का भी कंबाइंड इफेक्ट यहाँ पे चलेगा, और जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो डिस्टेंस के साथ आपका डिक्रीज हो जाता है। सो दैट इज द रीजन द मोर चांसेस ऑफ द न्यूक्लियोफाइल विल बी एट द C2 पोजीशन देन एट द C4 पोजीशन। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन को देख लें। अगर हम KH के साथ रिएक्शन को करते हैं, देखो OH ग्रुप लग जाएगा उसी टाइप से C2 या C4 के ऊपर, 2 के ऊपर लगाए 2-हाइड्रोक्सीक्विनोलिन। सिमिलरली अब यहाँ पे चलेगी टोटोमेरिज्म। कैसे चलेगी टोटोमेरिज्म, देखो OH के बीच के देखो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे गेट शिफ्टेड टुवर्ड द ऑक्सीजन। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है कार्बन, जो नंबर 1 देखो, नंबर 2 अगर हम नंबरिंग भी दिखा दें, 3, ये 4, 5, 6, 7, 8, 9 और देखो 10। तो OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किए कार्बन एटम नंबर 2 की तरफ, कार्बन एटम नंबर 2 के 5 बॉन्ड हो जाएंगे, इसलिए N और C2 कार्बन के बीच के 5 बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन दे गेट फर्दर बीन शिफ्टेड, क्योंकि नेक्स्ट डबल बॉन्ड के साथ वो कंजुगेशन में एंड सो ऑन। अब C9 के 5 बॉन्ड हो जाएंगे। अब ध्यान से देखिए, C9 के पहले से ही 4 थे, ये नया डबल बॉन्ड बनने से 5 हो जाएंगे। C9 C10 के बीच के दोनों इलेक्ट्रॉन फर्दर शिफ्टेड टुवर्ड द C4 कार्बन, C4 की तरफ गए तो C4 के 5 बॉन्ड हो जाएंगे। नाउ द C3 C4 5 बॉन्ड इलेक्ट्रॉन नाउ फाइनली बीन शिफ्टेड टुवर्ड द C3 पोजीशन, और C3 के पास वो फाइनली पहुंच गए और वहां पे नेगेटिव चार्ज आ गया। उसी के ऊपर देखो ये H पॉजिटिव जो यहाँ से लॉस हुआ, H वहां पे जाके अटैच हो जाएगा, और फाइनली टोटोमेरिज्म के द्वारा देखो ये स्ट्रक्चर बन गई। C3 के ऊपर देखो एक H देखो पहले से था, एक H और लग गया देखो जाके। तो ये टोटोमेरिज्म प्रोसेस चली जिससे हमें प्रोडक्ट मिल गया आपका। नेक्स्ट, तो ये आपका बोलो टोटोमेरिक प्रोडक्ट है, ये आपका बोलो कौन है, टोटोमेरिज्म के बाद हमारा प्रोडक्ट बन गया जिसमें आपको एमाइड ग्रुप आके लग गया, सब्स्टिट्यूटेड एमाइड। देखो ये कौन है, CO और ये NH2 होता, NH2 CO होता, तो CON हो गया ना, तो ये एमाइड ग्रुप है। बोलो कौन सी लिंकेज हो गई है, दैट इज द एमाइड लिंकेज हेयर आफ्टर द टोटोमेरिज्म। इस चीज का आप ध्यान रखें। जैसे आपने pyridine पार्ट के अंदर भी इसको याद किया था, pyridine की रिएक्शन के दौरान भी हमने सेम रिएक्शन आपको बता दी थी। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं अगली रिएक्शन क्विनोलिन की। अगर हम रिडक्शन करें, दैट इज द ब्रिज रिडक्शन, तो ब्रिज रिडक्शन करते हैं तो उसी टाइप से देखो ये जो आपका पार्ट है
NC2 के बीच और C3C4 के बीच। देखो ये जो पार्ट है यहाँ पे डबल बॉन्ड कंजुगेशन में, डबल सिंगल डबल। तो विर्च रिडक्शन का बेसिक चीज आपने सीखी थी कि जो डबल बॉन्ड है वो सिंगल हो जाएंगे और उनके बीच में जो सिंगल बॉन्ड है वो डबल हो जाएगा। मैकेनिज्म आप अलग से सीख सकते हैं, तो ये हमने दिखाया, दैट इज अ 1,4 डाइहाइड्रोक्विनोलिन। फर्दर जैसे जिंक एसिटिक एसिड के साथ भी जब हम रिएक्शन करें तो प्रोडक्ट आपका ये भी बन जाता है कि 1,2 डाइहाइड्रोक्विनोलिन, कि मींस नाइट्रोजन और C2 के बीच से रिडक्शन हुई और 1,2 डाइहाइड्रोक्विनोलिन भी प्रोडक्ट हमें मिल जाता है। अगर फर्दर कंप्लीट रिडक्शन कर दें तो जितने भी डबल बॉन्ड है दोनों रिंग के अंदर उन सभी का हाइड्रोजनेशन हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा और फाइनली हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो पर हाइड्रोक्विनोलिन बनेगा। या टोटल आपके पास 5 डबल बॉन्ड है तो मींस 10 हाइड्रोजन लगेंगे, सो कॉल्ड एज द डेकाहाइड्रोक्विनोलिन। नेक्स्ट अगर हम टिन HCl के साथ रिडक्शन करें, जैसे आपने कभी याद किया होगा साइनाइड के अंदर जब आप इसको यूज करते थे टिन HCl को, आप उसे स्टीफन्स रिडक्शन कहते थे। सिमिलरली जब हम टिन HCl को यूज करते हैं यहाँ पे, तो सिर्फ जो pyridine पार्ट है उसके अंदर जो 2 डबल बॉन्ड है नाइट्रोजन C2 और C3C4 के बीच, वहां पे रिडक्शन हो जाती है, ऐसा पाया गया। तो प्रोडक्ट बनता है 1 2 3 4 टेट्राहाइड्रोक्विनोलिन। नहीं, जो भी प्रोडक्ट बनते हैं उसको एनालाइज किया जाता है लेबोरेटरी के अंदर एक्चुअल में जाके, और जो प्रोडक्ट वहां पे मिला उसकी स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन की जाती है, और स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन जब हो जाती है उसके बाद ही बुक के अंदर पब्लिश होता है। हम डायरेक्ट अपनी तरफ से किसी भी प्रोडक्ट को नहीं लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, अगर हम ऑक्सीडेशन करें देखो KMnO4 के साथ, तो ये प्रोडक्ट देखो क्यों बना, इसकी एक प्रॉपर रीजनिंग है। देखो रीजनिंग क्या है, हमने पीछे भी बताया था कि जो क्विनोलिन है इट हैज 2 रिंग पार्ट, वन इज द pyridine रिंग पार्ट, देखो ये pyridine रिंग पार्ट था देखो क्विनोलिन के अंदर, और ये बेंजीन रिंग पार्ट है। pyridine रिंग जो पार्ट है इट हैज लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, pyridine रिंग पार्ट हैज द low electron density while the benzene ring part has the that benzene ring part has a more electron density। जो इधर वाला benzene ring part है उसके अंदर ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो ऑक्सीडाइजिंग जो एजेंट है उसको तो क्या चाहिए, ऑक्सीडाइजिंग जो एजेंट है वो तो ऑक्सीडेशन करेगा। ऑक्सीडेशन किस पार्ट का करेगा, जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये, ऑक्सीडेशन करेगा। ऑक्सीडेशन मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, तो कौन सा हिस्सा इलेक्ट्रॉन लॉस करवा सकता है, कौन अपना ऑक्सीडेशन करवा सकता है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। तो कौन से पार्ट के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, बेंजीन रिंग पार्ट के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, क्योंकि जो pyridine रिंग पार्ट है उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस वजह से हो गई, ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर, ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर ऑफ द नाइट्रोजन एटम जो pyridine रिंग पार्ट के अंदर प्रेजेंट है। तो इसलिए जो मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला रिंग पार्ट है, देखो अब उसके अंदर क्या हो जाएगी बोलो, ऑक्सीडेशन हो गया। देखो यहां से आपका बॉन्ड का देखो एक क्लीवेज हुआ, देखो इस टाइप से ये बॉन्ड का क्लीवेज हो गया, यहां से देखो इस बॉन्ड का क्लीवेज हो गया, ऑक्सीडेशन हुई है। तो जब ऑक्सीडेशन हुई तो आप स्टेप बाय स्टेप देखना, देखो किस टाइप से आपका प्रोडक्ट हम बनते हुए दिखाते हैं। देखो ये pyridine रिंग पार्ट तो देखो मैंने एज सच लिख दिया, ध्यान से समझ के करना आप इस पार्ट को भी, ये हमने लिख दिया देखो एज सच। अब उसके बाद क्या हुआ, देखो ये सिंगल बॉन्ड हमने कार्बन दिखाया, इधर भी सिंगल बॉन्ड देखो कार्बन दिखाया, डबल बॉन्ड का देखो यहाँ से क्लीवेज, डबल बॉन्ड का देखो यहाँ से क्लीवेज। प्रोसेस ऑक्सीडेशन चल रही है तो O लगा दिया, प्रोसेस ऑक्सीडेशन है तो हमने O लगा दिया। कार्बन की वैलेंसी अभी पूरी हुई नहीं है, आप दोनों कार्बन की देखें तो एक एक बॉन्ड और लगा दिया, देखो उस पर भी एक बॉन्ड एक बॉन्ड। वैलेंसी पूरी किससे करें, ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन अब डबल बॉन्ड नहीं लगाएंगे क्योंकि कार्बन को 4 ही बॉन्ड बनाने हैं, तो सिंगल बॉन्ड वही लिखेंगे। अब कार्बन के पूरे 4 बॉन्ड हो चुके, उसकी वैलेंसी कंप्लीट। अब वो अपने बॉन्ड पूरे कैसे करे, H वैलेंसी पूरी करता है। सिमिलरली दूसरी एंड के ऊपर ऑक्सीजन लगाया, कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हो गए, इसलिए सिंगल बॉन्ड अपनी वैलेंसी पूरी H से करेगा तो H लगा दिया, इट मीन COOH ग्रुप आ गया। ये मैंने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको बता दिया कि किस टाइप से ये रिएक्शन आपकी चलती है। ऐसे ही आपने सीखा था, कभी आपको बताया गया था एल्कीन पार्ट के अंदर, जब हम एल्कीन लेते थे और एल्कीन के अंदर हम कोल्ड KMnO4 और हॉट KMnO4 के साथ रिएक्शन करते थे, आपको रिमेमोराइज हो गया होगा। एल्कीन के अंदर जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं विद द हॉट KMnO4 एंड द कोल्ड KMnO4, तब बिल्कुल ऐसे आपको समझाया गया था। देखो थोड़ी आपको हिंट देके दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमारे पास देखो ये है यहाँ पे CH3, ये CH डबल बॉन्ड, देखो CH सिंगल बॉन्ड CH3। आपने ध्यान दिया होगा जब हमने हॉट KMnO4 के साथ रिएक्शन की थी तो हमने ये बताया था नो बॉन्ड ऑफ मल्टीपल बॉन्ड विल लेफ्ट। C और C के बीच का जो मल्टीपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, वो नहीं बचेगा, वो नहीं बचेगा, मींस दोनों बॉन्ड टूट जाए। नो बॉन्ड विल लेफ्ट, नो बॉन्ड विल लेफ्ट। अगर यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड भी होता, इवन देखो एल्काइन में भी बताया गया था ऐसे, C ट्रिपल बॉन्ड C, देखो ऐसे, तो हमने कहा था नो बॉन्ड विल लेफ्ट, तीनों बॉन्ड टूट जाएंगे ऐसे। हॉट KMnO4 अगर डालें तो देखो, सिर्फ ये कंपैरिजन इसलिए कर रहे हैं आपको ताकि आपको ध्यान रह जाए
पुरानी चीजों का भी। तो देखो हमने क्या सिखाया था आपको, ये सिखाया था ना वहाँ पे CH3CH, और ये देखो यहाँ से डबल बॉन्ड क्लीवेज। ऐसे जो दूसरा पार्ट है CH3CH, देखो ये डबल बॉन्ड। वैलेंसी पूरी कैसे करें बोलो, ओ लगा के, देखो ओ लगा दिया हमने, यहाँ पे भी ओ लगा दिया आपका। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखने की है, ये तो CHO बन गया, लेकिन यहाँ पे जो C है, C के साथ देखो जो एक H है, देखो H, यहाँ पे भी दूसरे एंड के ऊपर भी C के साथ H है, देखो ये एल्डिहाइड ग्रुप जो आपका लग गया था यहाँ पे, देखो ये बीच में C था, C के ऊपर H था। फर्दर ऑक्सीडेशन होता है, और C और H का आपने पढ़ा था एल्डिहाइड में भी कि ये बॉन्ड रिएक्टिव होता है, यहाँ पे इजीली ऑक्सीडेशन हो सकता है, तो यहाँ पे बोलो CH बॉन्ड का फर्दर ऑक्सीडेशन, यहाँ पे OH आ गया, ऐसे यहाँ पे बोलो OH आ गया, तो इस टाइप से आपके फाइनल प्रोडक्ट बन जाते थे। सिमिलरली अगर हम अब इस एल्काइन के अंदर भी आपको थोड़ा सा समझाए, तो देखो CH3, ये सिंगल बॉन्ड C रह गया, ऐसे ही देखो ये CH3 और ये सिंगल बॉन्ड देखो C रह गया। कैसे समझाया था, यहाँ पे भी देखो O आके लग गया, डबल बॉन्ड बनाएगा, O आके लग गया, डबल बॉन्ड, क्योंकि ऑक्सीडेशन प्रोसेस चल रही है। फर्दर ऑक्सीडेशन चलेगा क्योंकि कार्बन की वैलेंसी पूरी करनी है, O से ही होगी, तो O आके लग गया, बची हुई वैलेंसी H से पूरी, ऐसे O आके लग गया, बची हुई वैलेंसी H से पूरी। तो इस टाइप से फाइनल प्रोडक्ट आपके बन जाते हैं विद हॉट केमिनोफोर, कोल्ड के साथ नहीं। कोल्ड के साथ तो डाइओल्स बनते थे। तो हमने ये बेसिक रूल बताया था आपको ध्यान रखने का, विद कोल्ड केमिनोफोर, विद कोल्ड केमिनोफोर वन बॉन्ड विल लेफ्ट। अगर हम यहाँ पे कोल्ड डाल देते, देखो साइड में मैं ऊपर दिखा दूं, अगर हम यहाँ पे कोल्ड केमिनोफोर डालते, तो मैंने कहा था याद रखने का तरीका ये, वन बॉन्ड विल लेफ्ट, देखो ऐसे CH3 सिंगल बॉन्ड CH, देखो सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, ऐसे वन बॉन्ड विल लेफ्ट। अब O आके लग गया, O आके लग गया, एक ही O लगेगा क्योंकि कार्बन के पूरे बॉन्ड हो गए, 4 बॉन्ड हो गए, तो O के साथ सीधा H, O के साथ सीधा H, क्योंकि वैलेंसी का जरूर ध्यान रखें कौन कितने बॉन्ड बनाता है। एक बार हमने बताया भी था बिल्कुल स्टार्टिंग में लेक्चर में, देखो ऐसे, देखो 1 2 3 4 ऐसे करके, कि हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन 2, नाइट्रोजन 3 और कार्बन 4। तो ये 4 बातें आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि किसकी वैलेंसी कितनी होती है। तो हाइड्रोजन हमेशा 1 बॉन्ड बनाएगा, ऑक्सीजन 2, नाइट्रोजन 3, कार्बन 4, इनकी नॉर्मल वैलेंसी है। दीज आर देयर नॉर्मल वैलेंसी, जो हमें ध्यान रखनी पड़ती है। इसी बात को देखो हमने अप्लाई किया यहाँ पे प्रोडक्ट बनाते हुए, हॉट के साथ आपको समझाया, कोल्ड के साथ भी आपको बता दिया कि किस टाइप से आपके डाइओल्स बनते हैं, क्यों बनते हैं, क्योंकि, और बेसिक रूल मैंने फिर क्या बता दिया, विद हॉट केमिनोफोर, एल्कीन एल्काइन में भी बताया था, विद हॉट केमिनोफोर नो बॉन्ड ऑफ द मल्टीपल बॉन्ड वी लेफ्ट। चाहे एल्कीन के अंदर कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, दोनों बॉन्ड टूट जाएंगे विद हॉट केमिनोफोर। कोल्ड डालेंगे तो 1 बॉन्ड विल लेफ्ट। अगर ऐसे एल्काइन में आगे अगर आप हॉट केमिनोफोर डालेंगे, नो बॉन्ड विल लेफ्ट, नो बॉन्ड विल लेफ्ट, और कोल्ड डालेंगे 1 बॉन्ड विल लेफ्ट, 1 बॉन्ड विल लेफ्ट, ऐसे करके आपको ध्यान रखना सिखाया था। प्रोडक्ट आपके आराम से फिर आप बना सकते हैं। ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो ओ अटैच करना है आपको। सिमिलरली हमने यहाँ पे क्यूरोलिन के अंदर भी इसी टाइप से आपको समझाया था कि कैसे ये आपका प्रोडक्ट बन गया विद KMnO4, क्योंकि ये कोरिलेटेड हमने कर दिया एल्कीन और एल्काइन के साथ। तो अब आपको अच्छे से ये चीज समझ में आ गई होगी। तो ये ऑक्सीडेशन पार्ट को आप पीछे वाली चीजों को भी रिमेमोराइज करके आप रखा करें, वो बेस बनते हैं आपके आगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर कोई भी चैप्टर आता है तो प्रीवियस पार्ट, प्रीवियस बेसिक जो फैक्ट आपको बताए जाते हैं हर स्टेप के ऊपर, आप उनको लाइटली ना लें, आप उनको जरूर ध्यान रखें। आप ये मान लेते हैं कि आपको बता दिया, चलो अब याद कर लेते हैं, फिर आप उसको भूल जाते हैं, तो वो ठीक नहीं है, वो यहाँ पे प्रॉब्लम होती है। अब हमें देखो दोबारा से आपको बताना पड़ा, अगर आपको ये चीज पहले से याद होती तो हमें आपको बताने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी ताकि अगर आपको याद भी है तो आपके और भी रिफ्रेश हो जाए, इसलिए मैंने आपको बता दिया यहाँ पे। तो नेक्स्ट अगर हम फर्दर हीट करें तो अब देखो कौन सा फैक्ट लगा। अब आप बताएं शहबाज कौन सा फैक्ट लगा यहाँ पे कि जिसकी वजह से आपके जो डीकार्बोक्सिलेशन यहाँ पे रिएक्शन हो गई। देखो अपने ब्लैंक रूल पढ़ा था लास्ट टाइम भी हमने बताया था। देखो ये जो नाइट्रोजन है इसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट है, जिसकी वजह से ये जो CH ग्रुप है इसकी डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगी, दूसरे के ऊपर असर नहीं पड़ा क्योंकि नाइट्रोजन के नजदीक यही है, इससे नेक्स्ट कार्बन के ऊपर यही है, तो डीकार्बोक्सिलेशन आपकी हो गई और आपका जो प्रोडक्ट बना दैट इज अ निकोटिनिक एसिड। बोलो क्या बन गया यहाँ पे, हीट किया तो CO2 यहाँ से लॉस होगी और बन जाएगा आपका निकोटिनिक एसिड। और रूल कौन सा था, देखो फिर बता दें कि जैसे CH2 एक कार्बन, इसके ऊपर देखो CH ग्रुप लग गया, इसी के ऊपर भी CH ग्रुप लग गया, ये 1,3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड कहलाते हैं। ब्लैंक रूल है आपका। तो कोई एक CH ग्रुप अपने माइनस आई इफेक्ट के द्वारा दूसरे CH ग्रुप के ऊपर अपना असर डालता है,
तो 1 CH ग्रुप एच रहेगा, दूसरे की क्या करवा देता है, डीकार्बोक्सिलेशन। तो ये CH ग्रुप का माइनस इफेक्ट चला ना, ऐसे ही यहाँ पे जो pyridine 2,3 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड चले, यहाँ पे जो नाइट्रोजन है, देखो ये नाइट्रोजन, ये अपने माइनस आई इफेक्ट के द्वारा, ये अपने माइनस आई इफेक्ट के द्वारा उसके नेक्स्ट एडजेसेंट कार्बन पे, जैसे CH का जो नेक्स्ट एडजेसेंट कार्बन यहाँ पे CH2, उसके ऊपर जो CH लगा हुआ है, ऐसे नाइट्रोजन से नेक्स्ट देखो ये जो कार्बन, इसके ऊपर CH ग्रुप लगा, उसकी डीकार्बोक्सिलेशन हो जाती है, और डीकार्बोक्सिलेशन होके बोलो क्या बन गया यहाँ पे, ये आपका हट गया, देखो ये CH3 और एक कार्बोक्सिलिक एसिड रह गया, तो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड आपके बन गए। तो ये था आपका ब्लैंक रूल का बेस जो हमने यहाँ पे अप्लाई किया, जिसके बेसिस के ऊपर ये डीकार्बोक्सिलेशन बड़ी आराम से हो गई। तो ये बेसिक फैक्ट आपको हमेशा ध्यान रखने हैं। तो ये हमने डिफरेंट रिएक्शन देखी अपनी क्विनोलिन की। सो थैंक यू, दैट ऑल अबाउट द डिफरेंट रिएक्शन ऑफ द क्विनोलिन। थैंक यू।